इजलास बुलाया जाता है और चंद मिनटों में एडजर्न कर दिया जाता है। ये मौजूदा स्पीकर राजा इंदर बनकर बैठे हुए हैं, इसकी अना जो है वो भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, और जो बनी गाला में बैठा है उसकी अना भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हम कहते हैं कि सूबे की आवाम के भलाई के लिए बजट पेश करने दो, ये कहता है आईजी को पेश करो। आज भी आया हूँ, बैठूंगा यहाँ पर, रात पड़ जाए और आवाम देखेगी। Ad hoc relief allowance at the rate of 15% of basic pay scale to Government of Sindh employees is being proposed. For the second consecutive year, we are not proposing any new taxes. इनको अमेरिका ने हमारे ऊपर मुसल्लत किया है क्योंकि इनके पैसे बाहर पड़े हैं। ये लोग कंट्रोल हो सकते हैं। इन्होंने महंगाई मार्च की और आज 2 महीने हुए हैं इनको आए, हमारे 3.5 साल से ज्यादा महंगाई कर दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। ये जो बजट सीजन होता है ये हर साल काफ़ी ज़्यादा हबड़ दबड़ वाला सीजन होता है। ये ऐसा सीजन होता है जिसमें आपको हर ऐवान में शोर शराबे के अलावा कानों पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती। कुछ समझ नहीं आता क्या बात हो रही है, क्या बात नहीं हो रही है। इस बार ज़रा नेशनल असेंबली के अहवाल इंटायरली मुख्तलिफ थे बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ अपोजिशन लीडर उधर हैं, लेकिन अपोजिशन तो बाकायदा तौर पर नहीं है। लेकिन पंजाब असेंबली के अंदर 2 दिन से कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से बजट पास करा दिया जाए। अब आधी से ज़्यादा पाकिस्तान की आबादी जो है वो पंजाब में रहती है और पंजाब का बजट पास नहीं होने दे रहे अपोजिशन वाले। इस वक्त मौका और सिचुएशन इस तरह की है कि फौरी तौर पर बजट पास कराया जाए ताकि जितने भी अवाम है पंजाब के उनको रिलीफ दिया जा सके, लेकिन ऐसा होने का जो अहवाल है वो नज़र नहीं आ रहे। इसलिए क्योंकि अपोजिशन यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेसिकली और PMLQ आदि वो ये चाह रही है कि किसी तरीके से आईजी आए, आईजी माफ़ी मांगे। वो जो उस टाइम पर हुआ था पंजाब पुलिस का ऐवान में आना, दाखिल होकर ऑब्वियसली बहुत सारे मेंबरान के ऊपर हाथ उठाना, वो तमाम चीज़ें उसकी माफ़ी मांगे। लेकिन PMLN की तरफ से बड़ा क्लियर कह दिया गया ऐसा नहीं होने वाला कि किसी भी तरीके से आईजी आएंगे माफ़ी मांगेंगे। बहुत सारी मुख्तलिफ जो सजेशंस थी उनके अंदर से एक सजेशन ये भी थी कि किसी कमेटी रूम में बुला लेते हैं और आईजी साहब माजरत कर लेते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि ब्यूरोक्रेट्स में बढ़ते हुए जहनी तनाव की वजह से कुछ एक अफसोसनाक खबर ये भी है कि एक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जो ऑफिसर थे उन्होंने खुदकुशी भी कर ली है। ऐसी सूरत हाल में जहां फौरी हम लोगों को सियासी तनाव कम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा और वहीं हम लोगों को मुखालफत बराए मुखालफत नज़र आ रही है सियासी जमातों की, वहाँ ब्यूरोक्रेट्स के जहनी जो तनाव है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। और सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स का नहीं, पाकिस्तानी अवाम के जहनी तनाव का तो कोई हाल अहवाल पूछने वाला है ही नहीं। अभी खान साहब का आपने लास्ट शॉट सुना, उसके अंदर वो कह रहे हैं कि हमारी बारी में तो बड़े महंगाई मार्च किया करते थे, अब ये सारे महंगाई मार्च किधर गए हैं। 2 महीने के अंदर आवे का आवा बिगड़ गया इकॉनमी का, मामला ठीक होके नहीं दे रहे और मामले को कह रहे हैं कि ये कुछ अरसे में सही हो जाएगा, शुक्र है PTI गई। क्या हो रहा है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर, इसके हवाले से बात करेंगे। दूसरी तरफ इंटरनेशनल सतह के ऊपर भी पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस कम नहीं है, लेकिन कुछ कहा जा रहा है, कल भी मैंने अनाउंस किया था कि कुछ अच्छी खबरें भी हैं FATF की तरफ से। पाकिस्तान के FATF से निकलने के चांसेस, ग्रे लिस्ट से निकलने के चांसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। ब्लैक लिस्ट की तरफ पहले हम बढ़ रहे थे, अब हम ग्रे लिस्ट से निकलने की उम्मीद कर रहे हैं। इससे पहले भी एक दफ़ा पाकिस्तान ने 27 में से 26 नुकात पूरे कर लिए थे और अब की दफ़ा 34 में से 32 नुकात पूरे कर लिए गए हैं। तवक्को तो ये है कि किसी तरीके से हम ग्रे लिस्ट से निकल आएँ, लेकिन ये तमाम की तमाम आलमी पॉलिटिक्स के ऊपर मुनहसर है। 2021 के एक्शन प्लान में के 7 नुकात जो थे उसके अंदर से 6 नुकात पर अमल दरामद कर लिया गया था। सिर्फ FATF नहीं है, बाजू मड़ोड़ने के गरीब ममालिक के जो होते हैं वो बहुत सारे और तरीके भी होते हैं, जिसके अंदर से ऑफकोर्स IMF भी एक है। और अभी हम IMF के सामने बिल्कुल घुटने टेके खड़े हैं कि हमें आप फौरी तौर पर बेल आउट करें, फॉरेन रिजर्व्स हमारे ख़त्म होने को आए हैं। IMF ने इब्तदाई जायजे के मुताबिक उसके पाकिस्तान के वफाकी बजट को मुस्तहकम और IMF प्रोग्राम के कलीदी मकासद के मुताबिक जो है लाने के लिए इजाफी इकदामात बड़े ज़रूरी हैं। ये इजाफी इकदामात ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान के एक आम आदमी को ले डूबेंगे। अभी पेट्रोल के अंदर 27 रुपये और डीजल में 55 रुपये और बढ़ने के इम्कानात भी मौजूद हैं, इसीलिए आम आदमी अभी शशो पंज का शिकार है कि क्या होने वाला है। इसी हवाले से बात करेंगे।
उसके बाद कुछ सियासी तनाव कम कब होगा? राना सनाउल्लाह साहब ने फरमाया कि जी बातचीत हर चीज़ पे हो सकती है, कौन सी ऐसी चीज़ है सियासत के अंदर जिस पे बातचीत नहीं हो सकती? लेकिन अपने ये बार बार की जिद और अना छोड़े कि फौरी तौर पर इंतखाबात किए जाएं। इसी हवाले से हमारे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ अली गौहर बलोच साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और पार्लियामेंटेरियन है। बहुत शुक्रिया अली साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। आलिया हमजा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं। हमें वीडियो पे ज्वाइन करना था लेकिन हमारी DSNG अभी वही जो सियासी अखाड़ा बना हुआ है आज पंजाब असेंबली वहीं तक अभी रुकी हुई है, इसीलिए वो हमें फ़ोन लाइन पर ज्वाइन कर रही हैं। आमिर ज़िया साहब हमारे साथ होंगे, सीनियर एनालिस्ट एंड वेरी सीजन जर्नलिस्ट एज वेल। बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। अली गौहर साहब, सबसे पहले ज़रा आपसे आगाज़ करते हैं। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो अक्सर औकात वो आर्बिट्ररली मामलात को आगे बढ़ा देते थे। पंजाब असेंबली तकरीबन 11 करोड़ की आवाम के मामलात फंसे हुए हैं, इश्यूज़, बजट पास नहीं होके दे रहा, बहुत सारे डिसीजन उसके ऊपर इन्हिसार करते हैं। आप लोग भी मान जाए कि IG आए, माफ़ी मांग ले, चाहे रस्मी मांग ले और मामला ख़त्म करे, किस बात की ईगो इस तरफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ईगो वाली नहीं है। पहले आपने पंजाब असम्बली का पूछा है, तो पंजाब असम्बली में इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि आप देखें कि जो आइनी प्रोसीजर है जिसके तहत परवेज़ इलाही साहब के ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद मूव हुई है, कानूनी और आइनी तौर पर वो उसके वोटिंग करवाने के पाबंद है, लेकिन आज तक आपने सुना है कि कोई वोटिंग वाला वो उन्होंने नहीं बुलाया। इसी तरह से जिन मामलात के ऊपर वो IG से कहते हैं माफ़ी मांगे, तो सबसे पहले तो परवेज़ इलाही साहब को ख़ुद कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उनकी वीडियो पूरी 22 करोड़ आवाम ने देखी हैं, इंटरनेशनली पूरी दुनिया में देखी हैं, जो बाहर के ममालिक में हमारे पाकिस्तानी दोस्त रहते हैं उन्होंने भी देखी हैं कि किस तरह से उन्होंने खिलवाड़ किया, किस तरह से ख़ुद पास सामने खड़े हुए हैं और सफ़ेद कपड़ों में लोगों को अंदर एंटर कर रहे हैं कि तुम जाकर डिप्टी स्पीकर के बाल खींचो, उस पर हमला करो, उनके अरकान असम्बली के ऊपर हमला करो। जिस असम्बली का कस्टोडियन उस असम्बली के निज़ाम को सोबताज करने के लिए रंगे हाथों पकड़ा जाए और फिर वो सिर्फ़ ये कि उसके पास स्पीकर के इख्तियारात हैं, वो तवक्को करे कि IG आकर उससे माफ़ी मांगे। मैं भी उस IG की जगह पर खड़ा हूँ तो हरगिज़ मैं तो मेरा ज़मीर तो नहीं ज़्यादा देगा कि मैं माफ़ी मांगूँ। ज़ाहिर है IG होने के साथ साथ वो एक इंसान भी है। अगर उसको अदालत ने हुक्म दिया कि आप जाकर लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम सॉल्व करें और जाकर जो है वो मतलब है कि करवाएं चीफ मिनिस्टर का जो था वो इलेक्शन, तो IG पाबंद था। उसमें चाहे कोई नून लीग है या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का बंदा असम्बली का सिस्टम पर ऊपर डाका डालता है, असम्बली के सिस्टम के ऊपर बदमाशी करता है, तो उनका रोकना, पुलिस का रोकना उसका फ़र्ज होता है। तो फिर क्या करेंगे? अभी तो सूरत हाल 2 दिन से तो बिल्कुल ना इधर जा रही है ना उधर जा रही है। नहीं, कल नून लीग के और लोग बैठे हैं, वो चार जो अरकान चार नहीं ज़्यादा लोग मुझे तो नज़र आ रहे थे, लेकिन कल बैठे हैं। लेकिन चले, अभी तो ज़ाहिर बजट पेश हो गया। लेकिन आप अली गौहर बलोच साहब, आप ये समझते नहीं है कि आप लोगों ने ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके अपने पाँव के ऊपर बहुत सारे कुल्हाड़े मार लिए हैं? एक मारे तो बात अलग है, अभी तो आपने बहुत सारी शॉट योरसेल्फ सो मेनी टाइम्स इन द फुट। आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीछे बैठी हुई है, वो फॉरेन अफेयर संभाल रहे हैं, बाकी चीज़ें संभाल रहे हैं, बाकी ममालिक के अंदर भी जा रहे हैं, आप लोग इकोनॉमी संभाल रहे हैं और इकोनॉमी के ऊपर आपको अच्छी खासी आवाम से सुननी पड़ रही है, बेगो के मार रहे हैं। अनिका, देखिए हर प्रोग्राम्स का ज़ाहिर है मतलब टाइम बड़ा लिमिटेड होता है, लेकिन मैं मतलब है कि कोशिश करता हूँ कि मैं अपना मौक़िफ़ दूँ। ज़ाहिर है आपका क्वेश्चन भी कई दफ़ा काफ़ी लंबा हो जाता है। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। आप कहते हैं कि हमने अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़े मारे, हमने अपने पाँव पर कुल्हाड़े नहीं मारे, हमने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी है। अच्छा। हमने चैलेंजेस कबूल किए हैं, हमने पहले भी चैलेंजेस कबूल किए थे। तो कह रहे थे जब मेरी गुजारिश सुन लेना, बात अच्छे या बुरे चलने की नहीं है, वो तो खैर हम बात आगे चलती है तो वो कंपैरिजन भी कर लेते हैं। बात ये है कि 2013 में जिस वक्त हमें हुकूमत मिली थी, क्या उस वक्त चैलेंजेस नहीं थे? 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी, महंगाई थी, उस वक्त भी खाद्य ब्लैक रेट के ऊपर मिला करती थी जो मतलब ज़िम्मेदार हैं, बिजली के रेट बहुत ज़्यादा थे, मईशत काफ़ी गैर मतलब। हमने CPEC जैसे प्रोजेक्ट लाए, हम महंगाई इन्फ्लेशन 4% पर लेकर आए, हमने खादों और बिजली के रेट कम किए, हमने मुल्क को मतलब GDP ग्रोथ रेट जो था वो 6 पर लेकर गए,
और उसके बाद फिर हम अवाम में गए और हमारा वोट मैंडेट चुराया गया, फिर भी हमें अवाम ने बहुत वोट दिया। अब आ जाते हैं इस तरफ कि ये जो इस गवर्नमेंट में हमारे लेने के चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस अब भी ये साल है एक है। बहुत सारे एनालिस्ट ये कहते हैं, बहुत सारे सियासी लोग कहते हैं, वो आपकी बात से मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ कि अगर सिर्फ सियासी मुफाद को देखा जाए तो फिर तो हमने बहुत बड़ा कुल्हाड़ा नहीं, बहुत बड़ा कुल्हाड़ा मारा है। अच्छा। लेकिन अगर ये देखा जाए कि हमने एक चैलेंज को कबूल किया, हम ये समझते हैं कि हमारी लीडरशिप ने 100% दुरुस्त फैसला किया। अच्छा। इस मुल्क की जो मैशत तबाह हुई है वो ऑन द कैमरा हाँ ऑन द जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी वो एक कठपुतली हुकूमत थी और वो अपनी करप्शन की वजह से मुल्क की मैशत को तबाह कर रही थी। और अगर हम उनको ना उतारते तो उनका उतारना ये हमारी कौम का हम अपने ऊपर कर समझते थे। मेरी बात ख़त्म हो गई, हम कर समझते थे। और दूसरी बात ये है कि हम ये समझते हैं कि जब 1 साल के बाद हम अवाम की अदालत में जाएंगे ना, हम अच्छा परफॉर्म करके जाएंगे या बुरा परफॉर्म करके जाएंगे, इसका बेहतरीन फैसला अवाम करेंगे। मैं इकोनॉमिक्स और इसका फैसला अवाम करेंगे। वो अवाम देखेंगे कि हमने 1 साल में क्या किया है, इन्होंने 4 साल में क्या किया। ठीक है। अच्छा, अब जाहिर है मैं बात करूंगा, मैं कहूंगा सब ठीक है, आलिया बात करेगी, वो कहेगी सब ठीक है। बात सही है ठीक ही नहीं, उन लॉजिक वो हमारे को करते रहेंगे। लेकिन फैसला तो अवाम ने करना है ना। हमें तो सब कह रहे हैं ना कि हमने कुल्हाड़ा मारा है, हमने कुल्हाड़ा मारा है। हमने ये चैलेंज कबूल किया है। हम अवाम देखेंगे कि 1 साल में हमने कितनी बेहतर कारकर्दगी की। चले 1 साल, अभी तो 2 महीने हुए, लेकिन आलिया अभी से खान साहब ने कहना शुरू कर दिया है, देखे जी 2 महीने के अंदर इस गवर्नमेंट ने क्या कर लिया है, कुछ भी नहीं कर सके। मुझे याद है जब आप लोगों की नई नई गवर्नमेंट थी, आप लोगों ने 100 दिन का प्लान दिया था, तो 3 महीने मुकम्मल नहीं हुए थे और लोगों ने कहना स्टार्ट कर दिया था, देखिए अभी तक ये फैसले नहीं ले पा रहे, IMF की तरफ नहीं जा रहे, कोई माशी जो बिल्कुल चीज़ें तब्दील कर देनी थी उसके अंदर भी कुछ नहीं है। 100 दिन का प्लान आया तो उसके अंदर भी बहुत सारे मामलात, बहुत सारे फैक्टर्स अभी स्टार्ट ही नहीं हुए थे। सो अभी इस गवर्नमेंट के ऊपर अभी से आपने महंगाई की तनकीद डाल दी है, अभी से आप लोगों ने कह दिया है कि इनकी माशी पॉलिसी सही नहीं है। Isn't it too early to criticize? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अनिका। अनिका, सबसे पहले तो आपने 3 महीने तो बहुत लंबी डेट दे दी है। हम तो जिस दिन आए थे उसी दिन इन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि ये ना अहल हैं ना तजर्बाकार हैं, हुकूमत इनसे चलती नहीं है। इनको तो 2 महीने बाद इनकी असलियतें और इनकी जो तजर्बाकारी और ना अहली की हंडियां है ना, वो चौराहे में पूछते गए। और वो जो कहते थे ना बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, वो बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर की वर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपने देखी है। मैं परफॉर्मेंस पर बहुत लंबी चौड़ी बात हो सकती है, लेकिन 1 लाइनर उसका जवाब इसलिए कि मैं पंजाब के क्राइसिस पर आना चाहती हूँ। 1 लाइनर उनका जवाब ये है कि इमरान खान की कारकर्दगी, शहबाज शरीफ साहब और मिर्जा इस्माइल साहब की जबानी, और वो भी ये है कि हमने बेहतरीन इकोनॉमिक अचीवमेंट अचीव किए जो हमारे टारगेट से, हम अपने टारगेट से आगे गए हैं। इसलिए ये ब्लैक एंड व्हाइट में है, डॉक्यूमेंटेड है, इसलिए मैं उस पर बार बार बात करके आवाम का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। मैं जो बात करना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ, मेरे भाई हैं, बड़े काबिल इज्जत है, लेकिन थोड़े से लाइल्म है। लाइल्म इस तरह से है कि जो स्पीकर का इन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात की है पंजाब असेंबली में, पंजाब असेंबली में स्पीकर के नो कॉन्फिडेंस के ऊपर जिस दिन वोटिंग हुई थी, इनके जिस बंदे ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश की थी, वो और मुस्लिम लीग के अरकान असेंबली में नहीं गए थे। मैं खुद वहां पर मौजूद थी। वहां पर 10 मिनट के अंदर इंतजार होता रहा, लेकिन ये लोग गायब हो गए, ये लोग वहां से भाग गए। अब आप आ जाइए, जो मेरे भाई मुझे आइन और कानून की पट्टी पढ़ा रहे हैं, मैं इन्हें सिर्फ इतना बता दूं, कल लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सेठी के कमेंट जरूर देख लेते, जिसके अंदर ये बात की जा रही थी कि वजीर आला की क्या आईनी या इखलाकी हैसियत है। तो मैं थोड़ा सा एक बात इनको याद करा दूं, जो 20 मुनहरिफ अरकान थे 63A के तहत सुप्रीम कोर्ट उन्हें नाअहल कर चुकी है, तो इखलाकी तौर के ऊपर इनकी अददी बरतरी नहीं है इस वक्त पंजाब असेंबली। तो आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आइए। एक सेकेंड आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आइए। 5 चीजें अनिका, अभी 5 चीजें, अभी 5 चीजें हैं। आप धोस धांधली करके हाईकोर्ट के डिसीजन के ऊपर एक मकबूजा कब्जा करके तो बैठ सकते हैं। अगर इतना ही होता तो इन्हें बजट पेश करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। मैं असल में 5 पॉइंट्स पर बात करूं, फिर मैं आपकी बात कराती हूँ।
20 मुनर्रिफ अरकान का मैंने आपको बता दिया, फिर मैंने आपको ईसीपी का बता दिया कि किस तरह से ईसीपी हमारे 5 रिजर्व सीट्स का फैसला नहीं करा। यानी हम बाई इलेक्शन में अगर सारी सीटें भी हार जाए तो उन 5 रिजर्व सीट के ऊपर इनकी अददी बढ़तरी पंजाब के अंदर नहीं रहती। फिर आप ये आ जाए कि कल जो सेठी साहब ने पूछा था, जस्टिस सेठी साहब ने, उन्होंने एक ही सवाल किया था, क्या नेशनल असेंबली का स्पीकर हल्फ ले सकता है? तो 3 दफा जिसके लिए हाई कोर्ट का बेंच लगा, 10 बजे जो डिसीजन आया कि जी सुबह हल्फ होगा, इतने टाइम के ऊपर होगा, उसके तो अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन, आई एम सॉरी, एक मिनट, आप अपना पॉइंट मुकम्मल करने से पहले आलिया मुझे ये सवाल यहाँ करने दे, क्योंकि फिर वो सवाल पुराना हो जाएगा। आप कह रही हैं कि जी क्या राजा परवेज साहब एज ए नेशनल असेंबली के स्पीकर हल्फ उठा सकते थे या नहीं? तो फिर जो वहां स्पीकर बैठे हुए हैं पंजाब असेंबली के, वो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी कर लें, वो हल्फ उठा लें, उसके बाद का मामला बात। एक बात सुनिए मेरी, यही तो झगड़ा है ना, यही तो झगड़ा है कि जब वोटिंग का टाइम आया तो इन्होंने अपने आईजी और चीफ सेक्रेटरी के जरिए गुल्लू बट एंटर करा के जो हमारी लॉबीज थी उधर ताले लगवाकर पुलिस खड़ी करा दी। यही तो सारी बात है। तभी तो ये स्पीकर की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से भागे, तभी तो ये बजट से भाग रहे। यही तो अवाम को पता चल रहा है कि इनका जो अनोखा लाडला जिसने खेलन को 12 करोड़ का सूबा मांगा था, वो किस तरह गैर आईनी तरीके से यहाँ पर मुसल्लत है। यानी एक अजीब तमाशा है, इनके पास नंबर्स नहीं है, वजीर खजाना नहीं है, सबसे बड़े सूबे का बजट पता नहीं किसने बनाया है, अदालतों की सरपरस्ती से जाली वजीर आला बैठा हुआ है। क्या हम अवाम को बता रहे हैं? हम ये बता रहे हैं आइन कुछ नहीं है, जमहूरियत कुछ नहीं है, इख्लाकियात कुछ नहीं है, ब्रेक की तरफ जाने दो, उसके बाद फिर आपकी बात को कंप्लीट करते हैं, कोई वैल्यू नहीं है और कंप्लीट करते हैं। लेट मी गो ऑन अ ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद फिर डिस्कशन को मुकम्मल करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक पे जाने से पहले आलिया, आप अपने 5 नुकात बता रही थी, वो 5 नुकात जरा मुकम्मल कर लें, 2 रह गए आपके नुकात, उसके बाद फिर मैं अली गौहर बलोच साहब की तरफ भी जाऊँ। सिर्फ इतना कहना चाह रही थी कि इनके नजदीक ना कोई आइन की हैसियत है, ना जमहूरियत की हैसियत है, ना इख्लाकियात की है। यानी अवाम को हमने आज ये बता दिया कि आप चोर हैं, डाकू हैं, जो फैसला बंद कमरों में होना है ना, तो जेल में बैठा हुआ भी चोर हुक्मरान बन सकता है। सिर्फ इतना इनसे पूछे कि अगर हमजा शहबाज कानूनी वजीर आला है तो बजट पास करने में क्यों मसला है? क्योंकि जितने वोट वजीर आला के लिए दरकार हो रहे हैं उतने ही इनको बजट पास करने के लिए दरकार है। और इनकी अगर मैं माशी पॉलिसियों की आपसे बात करूं तो आज जो जिस तरह की स्टेटमेंट है, यानी कपड़े बेच के चीजें सस्ती कर लो, 1 रोटी 4 लोग खा लें, चाय की 1 प्याली कम कर लो, यानी महीनों की प्लानिंग के बाद ये तजर्बाकार टीम ये माशी धमाके करने आई है। ये नहीं करते कि अपनी काबीना का साइज कम कर लें, जो इन्होंने 52 लोगों को वहां पर रख दिया, अपने कैंप ऑफिस खत्म करने, अपने प्रोटोकॉल खत्म करने, अपने बाहर के दौरे खत्म करने। अगर कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट अपनी बेतुकी बातों से अवाम के जख्मों पे नमक पाशी ना करें। मैं इनसे रिक्वेस्ट करती हूँ। लेकिन आलिया, कुछ इकदामात को अंडरमाइन नहीं हमें करना चाहिए। चाय की इंपोर्ट हमारी सबसे बिगेस्ट इंपोर्टर है हम पूरी दुनिया के अंदर, वो अच्छी खासी इंपोर्ट का एक हिस्सा हम लोगों का जा रहा है। उसके अलावा आप लोगों ने भी इस तरह के कुछ इकदामात उठाए थे जिसके अंदर आप लोगों ने चीज़ और बहुत सारी और चीज़ें इंपोर्ट करना बंद कर दी थी। तो जो अच्छे इकदामात उठा रहे हैं उनको तो सपोर्ट करें। लेकिन इफ्तिखार अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। इफ्तिखार साहब, एक अजीबो गरीब सा मसला बना हुआ है आपके शहर में, आप लाहौर में मौजूद हैं और वहाँ पंजाब असेंबली में बजट पास होके नहीं दे रहा। यहाँ 11-12 करोड़ की आबादी बजट के बगैर बैठी हुई है। 2 दिन से ये मामला हल नहीं हो रहा। कोताही किसकी, हुकूमत की या स्पीकर साहब की? किसकी? हुकूमत के अलावा क्या नाम लिया आपने? स्पीकर साहब। बिल्कुल, स्पीकर को प्रॉपर्ली बिहेव करना चाहिए। ही शुड लेट द बजट रिपोर्ट बिफोर द असेंबली एंड लेट द असेंबली डिसाइड। दैट इज द ओनली वे। तो फिर क्या रुकावट क्या है इफ्तिखार साहब? बड़े आराम से अगर हो सकता है पास। अना, ईगो, दोनों अतराफ। यस। हमजा शहबाज साहब की भी आना है साहब, यार इज चीफ मिनिस्टर पंजाब। तो क्या आईजी साहब को आके माफी मांग लेनी चाहिए इफ्तिखार साहब? किस चीज की माफी मांगे? क्या हुआ? उसका जो पुलिस सिपाही मारा गया जिसके सीने में गोली लगी,
जिसकी बेवा अपने बच्चों के साथ लाहौर शहर में मौजूद है, उसकी भी माफी मांगे आके। डिमांड गलत है स्पीकर साहब की, इन अदर वर्ड्स। ये तो इफ्तिखार साहब, इसका वे आउट तो कोई नजर नहीं आ रहा फिर यहाँ है, वे आउट है, डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली। अच्छा, वो कौन करेगा यहाँ? तो Yes, पीटीआई, Chief Minister can do it. वो तो अभी पहली दफा चीफ मिनिस्टर बने इफ्तिखार साहब, वो तो छोड़ेंगे फिर नहीं, चीफ मिनिस्टर बन गए, he is the chief minister, he will remain as a chief minister in the history. Now he has to make a decision to finish the blackmailing of the other party, अच्छा, and he should go for the election. If he asks me my opinion, I will say dissolve the assembly, let them go and face the people. ठीक है। अच्छा, ये वाला जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि डिसॉल्व करें असेंबली, चीफ मिनिस्टर बन गए, आपका हिस्ट्री के अंदर चीफ मिनिस्टर के तौर पर नाम आ गया हमजा शहबाज शरीफ साहब, ये जरा अली गौहर बलोच साहब मैं आपकी तरफ लेकर आना चाहूंगी, फिर तो कर दें डिसॉल्व, फिर तो कराएं इलेक्शन। अली गौहर बलोच साहब, देखिए बात ये है कि बिल्कुल इफ्तिखार साहब की कुछ बात से तो मैं इत्तेफाक करता हूँ। अभी आलिया हमजा साहिबा जो है वो मतलब है कि उनके मुंह से फूल झाड़ रहे थे, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने इनको आइन और कानून तोड़ जो इन्होंने कौमी असम्बली के अंदर तोड़ा था, 5 जजेस ने 5-0 पे डिसीजन दिया। 5 जजेस की ये राय थी कि इन्होंने कानून भी तोड़ा, ये आइन भी तोड़ा। ये चोर दरवाजे के ज़रिए बरसर इक़्तिदार आए, ये बैसाखियों के सारे खड़े हुए थे। जब बैसाखियाँ इनकी गिर गई हैं तो ये अपने मुंह के वज़न, अपने ही वज़न के ऊपर आकर गिरे। देखिए बात ये है कि जो स्पीकर है वो कानूनी और आइनी तौर पर तो पाबंद है कि वो बजट का सेशन है, वो गवर्नमेंट का काम है, वो बजट पेश करे, नहीं कर रहा है वो। ठीक है ना, अब नहीं कर रहा ना, तो लेट्स फिर इन मामलात के लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा। हालांकि अखलाकी तौर पे तो कोर्ट में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये मामला सियासी हैं, इनको सियासी उसमें बैठकर हल करना चाहिए। अगर हमें ईगो होती, अगर हम में ईगो होती तो हम कल स्पीकर के पास अपना वफद क्यों भेजते। लेकिन मकसद ये है कि अब परवेज़ इलाही साहब ने अपने हाथों से ही अपनी अदम एतमाद वो खारिज की है ना, उसका कोई वो तो कर ही नहीं सकते। मुझे इफ्तिखार साहब के पॉइंट पर जवाब दे देना। नहीं वो तो क्यों नहीं बढ़ता। नहीं वो देखें, वो चीफ मिनिस्टर के पास इख्तियार होता है, लेकिन हम क्यों डिज़ॉल्व करें। हम तो बाई इलेक्शन में जा रहे हैं, जो लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं तो हम उनका इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। असम्बली में हमारी अक्सरियत हम समझते मजीद बेहतर हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो तब तक क्या बजट आलम बरज़ख में पड़ा रहेगा? नहीं आलम बरज़ख में नहीं पड़ा रहेगा, कोई ना कोई इसका हल निकल आएगा। हम कानूनी माहिरीन से मशवरा कर रहे हैं। अच्छा। और हम इंशाअल्लाह बजट पेश अदालत करेंगे। आपको अदालती तरीका नहीं, अदालत हो सकता है, अदालत के बगैर कोई ज़रूरी तो नहीं स्पीकर प्रिजाइड करे, डिप्टी स्पीकर भी कर सकता है। एक तजवीज़ और भी है, वो तो तजवीज़ और भी है जी इफ्तिखार साहब कि आप कॉल कर लें इजलास को कहीं पे, एंड लेट द डेप्यूटी स्पीकर प्रिजाइड ओवर द मीटिंग, दैट्स ऑल। बजट अप्रूव कराएं। देखिए बात यह है कि ये जो मसला जा रहा है ना अदालतों में, हर बात पे अदालतों में जुलूस निकालने की इजाजत दो, अदालतों में लाठी क्यों चली अदालतों में, टीयर गैस का शेल क्यों चलाया गया अदालतों में, इससे तो बेहतर है कि इसको डिसॉल्व करें, गो फॉर द इलेक्शन। उसकी एक वजह है, ये इनको भी पता लग गया जो इतना शोर मचा रहे हैं कि इलेक्शन क्या होता है और सपोर्ट के और बैसाखियों के बगैर इलेक्शन लड़ना कितना मुश्किल होता है। लेकिन इफ्तिखार साहब ये तो बेसिकली फिर पीटीआई की जीत होगी ना। वो तो कह रहे हैं कि किसी की जीत नहीं होगी, वो कुछ और कह रहे हैं। आप बड़े भोले हैं मेरे दोस्त सारे। जब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान था, असेंबली डिसॉल्व कर सकता था, नया इलेक्शन बुला सकता था, क्यों नहीं उसने असेंबली डिसॉल्व की और क्यों नहीं नए इलेक्शन के लिए गया? इसका कोई जवाब है किसी के पास? मैं आलिया से इसका जवाब ले लेती हूँ, लेकिन मुझे टाइम कम है, मैं थोड़ा सा रिस्पॉन्स करूंगा आलिया ने जो बातें की। मैं ब्रेक की तरफ चली जाऊँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद फिर जवाब देते हैं। सी आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आमिर रज़ा साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। आमिर रज़ा साहब 2 मिनट ही रह गए आप हमारे तमाम गेस्ट के लिए। मुझे ये बता दीजिएगा कि फिर हमजा शहबाज साहब किसी और जगह पर डिप्टी स्पीकर को बुलाकर डिप्टी स्पीकर की सरबराही के अंदर ही कोई इजलास करके बजट पास कर दे। हमारे वो जो असेंबली की बिल्डिंग बनी हुई है वो किस काम की है फिर पंजाब असेंबली के अंदर?
देखिए अजीब अनीता, बड़ी पेचीदा सूरत हाल है इस वक्त, और उसके अंदर मतलब है कि जो चीज़ें हमारे यहाँ एक नॉर्मल उसमें रूटीन में होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही। उसकी बड़ी वजह ये है कि तब्दीली का जिस तरह से भी प्लान किया गया, मेरे ख्याल में से पहले हमारे शुरा अच्छी गुफ्तगू कर चुके होंगे, बहुत अच्छी की होगी उन्होंने, कि उसके अंदर जो एक पाकिस्तान की सियासत में बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन आ गया, बहुत ज़्यादा तलखी आ गई, और उसके अंदर जो है कोई भी जो ग्रुप है वो एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। अभी जो चैलेंज है, सबके लिए चैलेंज है, सियासी जमातों के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए, कि इस पोलिटिकल सिचुएशन को डिफ्यूज़ कैसे करते हैं। और डिफ्यूज़ करने के लिए जाहिर है कि आपको कुछ ऐसे इक़दाम करने होंगे कि इमरान खान भी कुछ मान जाए, और ऐसा ना हो कि बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब उखड़ जाएँ। तो बहुत मेरे ख्याल में तलवार की धार पर चलने वाला इस वक्त ये दौर है, और आसान नहीं होगा कोई भी फैसला। उसी में ये पंजाब का जो एक पेचीदा वो आ जाता है कि जी मतलब बजट पेश करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे, लोग हल्फ लेना चाह रहे हैं लेकिन नहीं ले पा रहे। तो ये एक लग रहा है कि हमारी सियासत से लोगों को मुतनफ़िर हो रहे हैं, और बड़ा ज़्यादा डिसल्यूजनमेंट हो रहा है। अगर आप देखें सोशल मीडिया पे देखें, आप एक आम शख्स से बात करें तो सियासतदानों से भी मायूस है, वो जो है इदारों से भी उनके हवाले से शक व शुबहात हैं। तो बड़ी प्रिकेरियस सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। जी अनीता। राइट, आलिया लास्ट कमेंट्स 2 मिनट है। अनीता, मैं जो उसका जवाब देना चाहती, मैं बैसाखियों पर जवाब देना चाहती। अगर ये बैसाखियों पे ना खड़े होते ना तो सिर्फ एक वोट पर इनकी हुकूमत इस वक्त खड़ी और वो कभी जीत। अगर ये बैसाखियों पर ना खड़े होते ना तो पंजाब के अंदर इनकी हुकूमत तो आईनी और कानूनी तौर से एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर ये बैसाखियों पे ना खड़े होते ना तो वज़ीर खजाना की बजाय बजट ना पेश हो रहा था। और अगर बैसाखियों पर ना खड़े होते तो चाइना के दौरे जिधर से कहा गया है कि जी हम आपको चाइना नहीं बुला रहे, और जो आज मिस्टर इस्माइल साहब की स्टेटमेंट है कि IMF के सिवा हमें कोई पैसे देने को तैयार नहीं है, तो अब तो ये हालत हो गई है कि भिखारियों को कोई भीख देने को भी तैयार नहीं है। और अगर ये बैसाखियों पर खड़े नहीं होते तो फेटस के ऊपर आज की प्रेस रिलीज ना आई होती। और ये भी आवाम की याददाश्त के लिए मैं ये याद करा दूं कि फेटिस के ऊपर, कानून साजी के ऊपर जिस तरह की ब्लैकमेलिंग हमारे साथ की गई थी, आज अगर फेटिस से हम बाहर निकलते हैं तो उसमें टोटल क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को जाता है। और नहीं, अगर आप डिस्क्रेडिट इनको दे रहे हैं 2 महीने के अंदर तो क्रेडिट भी इनको देना। देखिए जी, किस चीज का क्रेडिट दे? 27 में से 26 पॉइंट्स हमने पूरे किए हैं, 34 में से 25 पॉइंट्स हमने पूरे किए, कानून साजी हमने कराई है, सारा कुछ ये तो फेटअप के अंदर ले जाने वालों में से थे। तो आज जो ड्यू चीज है वो उसी को मिलनी चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे इन्होंने पेश किया है, इन्होंने ये बताया कि 8000 मेगावाट हमने सिस्टम के अंदर वो किया है। मस्ता साहब ने आज हमें बताया कि एनर्जी क्राइसिस इनके कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, ये तो सारी बातें खुद मान रहे हैं, तो फिर इसरार क्यों है? तो ये बैसाखियों के सहारे खड़े, उदारा मुल्क को बचाएं। इस वक्त मुल्क को बचाने की जरूरत है, सियासत बचती रहेगी। और एक बात मैं सिर्फ अपने भाई के लिए ये कह दूं कि 2 महीने पहले जो इन लोगों के हालात थे, आज जिस तरह से इन लोगों के हालात हैं, अवाम तंग है, अवाम के बारे में ये तो वैसे हम बड़े सालों से कह रहे हैं। लेकिन अली हमजा साहब, मुझे अली गौहर साहब की तरफ भी जाने दें। अली गौहर साहब जवाब दे दें, आपके लिए बहुत सारे सवाल। कोई सवाल मतलब है कि बड़ी सिंपल बात है कि इनको जब मुल्क मिला था उस वक्त मुल्क में लोड शेडिंग ज़ीरो थी। इन्होंने 4 साल में जो हमने बिजली पैदा करने के कारखाने लगाए, मतलब है कि आलिया साहब मीडिया पे आके झूठ बोलती, 1 वाट 1 किलोवाट भी इन्होंने बिजली पैदा नहीं की। और हमने कितनी मेन ग्रिड में 17,000 मतलब कितने बिजली पैदा, किधर है वो डैम? मतलब ये है कि 17,000 वो मतलब है कि मेगावाट जो थी वो बिजली मेन ग्रिड में शामिल की। 20-20 घंटे की लोड शेडिंग हुआ करती थी। इन्फ्लेशन रेट जो था वो 4% पर लेकर आए थे। GDP ग्रोथ 6% पर लेकर आए थे। आटा सस्ता मिलता था, चीनी सस्ती मिलती थी। ये हमारी 40 रुपए हम चीनी देते थे किलो, इनके टाइम में वो 140 पर पहुंच गई। डॉलर जो था पाकिस्तान की करेंसी टका टोकरी कर दी। ये कहते हैं हमने अच्छी गवर्नमेंट चलाई, मुझे क्या गवर्नमेंट। और मुझे एक बात बताएं, जिन लोगों ने 4 साल पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को खून के आंसू रुलाए हैं, वो कहते हैं कि आज जो इमरान अहमद नियादी ने अमेरिका में साजिश की थी बैठकर, वो डोनाल्ड ट्रंप के और IMF के साथ मुआहदे किए और कश्मीर का सौदा किया, IMF के भयानक मुआहदों की वजह से आज तेल महंगा हो रहा है। ये आलिया हमजा साहिबा की या मेरी बात पे मीडिया पे आगे करने से नहीं, 22 करोड़ अवाम को पता है कि इन तमाम चीज़ों का जिम्मेदार और सबसे बड़ा हाँ और कुछ भी और मतलब है कि करप्शन में इस हद तक घटिया हरकतें कि हीरे रिश्वतों में लिए जा रहे हैं। मतलब खुदा का खौफ नहीं आता, खुदा का खौफ नहीं है, मतलब हीरे ले रहे हैं रिश्वतों में। पाकिस्तान के 1 साल बाद
PMLN वफाक में जीतेगी आपकी नज़र में या नहीं? पंजाब में भी जीतेंगे, मरकज में भी जीतेंगे, बाकी सूबों में भी जीतेंगे और इनकी जेली हुकूमतों को पंजाब और फारिग वफाक। करेंगे। आलिया आपकी भाई, नजर में ये- कहाँ जीतेंगे? ये तो KPK में PTI भी हारेंगे इंशाल्लाह। आप देखें तो आपको सही, ये बता ये तो दूं, KPK में भी हारेंगे और इनको शिकस्त फाश होगी, मतलब है KPK में भी। इनकी जमानतें जब्त होने वाली हैं, ये इसीलिए अभी इलेक्शन से इनकी भाग गवर्नमेंट रहे हैं। उतरने के बाद लोकल बॉडीज के 3 इलेक्शन हुए हैं, 3 इलेक्शन, 2 तहसील नादम KPK में इनके हारे। अभी इनकी गवर्नमेंट ये कहते हैं पॉपुलर है। KPK में 80% से हम जीते हैं। ये लोग अली हमजा साहब झूठ मत बोला करे, कम से कम सच्ची बात सारा कीजिए। कुछ जवाब पे अवाम जिस तरह की बातें करी है, इनको जिस तरह आप KPK में जीतेंगी? आलिया साहिबा आप अपना जरा हम अभी तो 2 सीटें हारे हैं ये। इनकी नून जमानतें लीग ने 2 जब्त तहसील नादम की होने सीटें वाली जीती, हैं। आलिया हमजा साहिबा की पार्टी ने हारी है, KPK में हारी है। बताएं, ये मुझे बता दें KPK में इलेक्शन नहीं KPK हारे में हैं। जीतेंगी आलिया साहिबा और वफाक में आलिया जीतेंगी? साहिबा 2 सीटें KPK में आज तहसील नादम के भी नहीं हारे। जब आप कहते हैं कि इमरान अहमद नियाज़ी की पॉपुलैरिटी बहुत हो चुकी है। मैं अभी बता रही हूँ, तभी तो ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। ये इलेक्शन में जाते क्यों नहीं? अगर 2023 की मैं डेट आपको आज निका के शो में बता रहा हूँ कि 2023 में इलेक्शन हो रहे हैं। 2023 में आप कह रही कर है लें। इलेक्शन होंगे। देखिए जी, ये जब 2023 से पहले आप जो मर्जी करें। खत्म है, ये आखिरी दफा वो हुकूमत खान के साहब अंदर के है। क्या चलें, बना, वो ठीक है, इनकलाब का ठीक क्या है, बना, ठीक है, छुट्टी पे चला चलें। गया, किधर बहुत चला शुक्रिया गया? आलिया हमजा साहबा, एक बहुत शुक्रिया अली गौर बलोच साहब, जवाब थैंक यू दे- वेरी मच। अमिर्जा साहब आपने भी ज्वाइन किया, इससे पहले इफ्तिखार अहमद साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे थे। 2023 में इंतखाबात हो रहे हैं, अली गौर बलोच साहब ये कह रहे हैं, और आखिरी हिचकियां ले चुकी बकौल आलिया हमजा साहिबा के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। अगला इंतखाब वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग होगा। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।